वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर खुदा मेहरबान था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्थ बूंद। आज हम चलकूशा उत्क्रमित उच्च विद्यालय चलकूशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस विद्यालय में पहुंचने पर किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलकूशा का नाम सुनते ही शिक्षण तथा अन्य कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। जहाँ कहीं भी हम चलकूशा के शिक्षक जाते हैं और अन्य शिक्षकों से मिलते हैं और ये बताते हैं कि हम चलकूशा में पोस्टेड हैं, तो वो बिना पूछे नहीं रह पाते कि मैडम आप चलकूशा कैसे जाते हैं। आपके घर हजारीबाग से चलकूशा की दूरी कितनी है, किन किन रास्तों से होकर आपको गुजरना पड़ता है, आने जाने की क्या व्यवस्था है, और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं स्वर्णा कुमारी ये वीडियो लेकर आई हूँ। हमने अपना सफ़र सुबह 5:30 बजे हजारीबाग के सिंदूर चौक से शुरू किया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं महेशरा की तरफ। आप देख सकते हैं कि बगल में महेशरा +2 हाई स्कूल है जो कि अभी बंद है। स्कूल के बंद होने का कारण ये है कि अभी स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ। स्कूल 8 बजे से लगती है। यहाँ एक छोटे से पुल को हमने पार किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रास्ता है वह देवकुली की तरफ हमें लेकर जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने अभी अभी एक शमशान घाट पार किया है, और चूँकि ये गांव है और काफ़ी दूर है हजारीबाग शहर से, तो रास्ते में हमें बहुत सारे गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली, बकरी आदि जानवर जो है वो मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है। ये अभी भी हजारीबाग का इलाका है और यहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। पहले तो नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से सड़कें जो हैं वो लगातार प्रोग्रेस में है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देवकुली, छोटी देवकुली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। चलते चलते आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से चलकूशा 52,000 चलकूशा की जनसंख्या 52,068 है, लेकिन ये 2011 के गणना के हिसाब से है। समुद्र तल से चलकूशा की ऊंचाई 346 मीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बगल में तालाब है और तालाब में कुछ लोग मछली मार रहे हैं, और हमने रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। चलकूशा जाने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों में अब गड्ढे होने शुरू हो गए हैं। जब हमने अपना सफ़र शुरू किया तो बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए कार पर बैठते हुए हमने वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन हमें उम्मीद है कि चलकूशा की तरफ आगे बढ़ते हुए मौसम में परिवर्तन आएगा, क्योंकि चलकूशा में जल्दी बारिश नहीं होती। यहाँ पर गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है। ये देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक स्कूल है जो कि प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर बहुत सारी गाय बैल हैं। गाड़ी चलाने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है इन गायों की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा रास्ता सीधा देवकुली स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही
शानदार नज़ारा है। ये नज़ारा मुझे हर दिन चलकूशा की तरफ आकर्षित करता है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैं इस चलकूशा के रास्ते का हर कोना याद कर चुकी हूँ। कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर मुझे ब्रेक लगाना है, मुझे सब कुछ पता है। चलकूशा जाना बहुत आसान नहीं है। हम लोग शॉर्टकट रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग कट रास्ता चुनेंगे तो हमें बरही जाना पड़ेगा, बरही से फिर कोडरमा, और कोडरमा से हमें ट्रेन लेनी होगी, और ट्रेन पकड़कर हम परशाबाद जाएंगे। परशाबाद से फिर हमें ऑटो लेनी होगी, और ऑटो के साथ हम आगे बढ़ेंगे लगभग 8 से 10 किलोमीटर, तब जाकर हम चलकूशा स्कूल के सड़क पर उतरेंगे। फिर से हमें गायों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। ये रास्ता जो है थोड़ा संकरा है, और आगे से एक और गाड़ी आ रही है, और गायों की वजह से, गायों के झुंड की वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा हमें बहुत जूझना पड़ रहा है इन रास्तों से। ये सड़क जो है वो नई बनी है, और नई सड़क पर भी कंडीशन जो है वो कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने देवकुली इस विद्यालय की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर कुछ लोग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर ये तो गांव की बात है, हर घर की कहानी है। यह है देवकुली उच्च विद्यालय देवकुली। ये विद्यालय भी अभी बंद है, क्योंकि अभी स्कूल खुलने का टाइम नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा विद्यालय है, कैंपस काफ़ी बड़ा है, और रौनक नाज यहाँ की प्रधानाध्यापिका हैं, जो प्रिंसिपल इंचार्ज के पोस्ट पर है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सी मंदिर है। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हुआ था, क्योंकि मंदिर की स्थापना हाल में ही हुई। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं खैरा जंगल की तरफ। आप देख सकते हैं कि जंगल काफ़ी खूबसूरत है, और आगे बढ़ते हुए हम लोग एक भी इंसान को नहीं देख पा रहे हैं। इंसान तो क्या, यहाँ परिंदे भी नज़र नहीं आते। हाँ, बीच में एक छोटा सा खैरा गांव है, जहाँ पर कुछ लोग खुखड़ी जो है वो बेच रहे हैं। नॉर्मली कुछ छोटे मोटी चीज़ें यहाँ बिकती हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं भी होती तो भी मैं ख़रीद लेती हूँ। बारिश एक बार फिर से हमारा पीछा करते हुए आगे बढ़ रही है। ये देखिए घाटी का क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है, और हम लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। आज तो मेरे साथ बाकी के मेरे टीम भी है जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी समय में मैं अकेली ही यहाँ पर से गुज़रती हूँ, जो कि काफ़ी घना जंगल है, और मुझे काफ़ी डर लगता है इस जंगल से अकेले गुज़रने में। अब देखिए किस्मत अच्छी होती है तो कभी कभी 2-4 बाइक वाले या फिर कार वाले मिल जाते हैं, जिनसे थोड़ा बहुत डर दूर होती है। लेकिन फिर भी एक महिला के लिए ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है। बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारा इंतज़ार करते हैं, और इन घने जंगलों से होकर गुजरते हुए यहाँ पर एक छोटी सी घाटी है, जहाँ पर कभी कभी 2-4 लोग फ़ोटो खींचते हुए दिख जाते हैं, जो कि सेल्फी पॉइंट भी हम कह सकते हैं इसको। ये देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पर कभी कभी अगर आप किसी के साथ हैं तो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और यहाँ पर आनंद ले सकते हैं सेल्फी पॉइंट का। रास्ता काफ़ी खूबसूरत बन चुका है, लेकिन जब हमारी पोस्टिंग हुई थी उस समय यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब था, और यहाँ से गुज़रना नामुमकिन था। इसलिए हम लोग सुबह 4:30 बजे ही उठकर कोडरमा की तरफ रुख करते थे। अब ये देखिए बरकट्ठा चौक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह है बंडा सिंगा मोड़ से हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, क्योंकि अगर बरकट्ठा बाज़ार की तरफ हम जाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। चूँकि आज हमारे पास कैमरा है, हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम विद्यालय
देर नहीं करना चाहते पहुंचने में, एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। कोई नहीं, अंधविश्वास पर हम विश्वास नहीं करते और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आगे एक बहुत ही गांव आएगा, एक जो कि यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से अशिक्षित हैं। आगे बेलकप्पी कन्या उच्च विद्यालय भी आप देख सकेंगे और इसके आगे एक मॉडल स्कूल है। और ये दोनों ही विद्यालय अभी तक बंद हैं क्योंकि अभी भी विद्यालय खुलने का टाइम नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि आगे जो रास्ता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बारिश थम चुकी है और इस थमी हुई बारिश में क्या हुआ, थमी हुई बारिश में हम इन सड़कों पर कीचड़ से होते हुए गुजर रहे हैं। रास्ता काफ़ी संकरा है और पूरे गड्ढे से भरा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, इसलिए घर के सामने ही अपना बर्तन धोते हैं, कभी कभी वो ब्रश करते हैं और साथ ही साथ कपड़े धोते हुए भी नज़र आते हैं, नहाते हुए भी नज़र आते हैं। और इन चीज़ों से मुझे आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ मोड़ है। हमारा जो विद्यालय है यहाँ से भी काफ़ी दूर है, ऐसा नहीं है कि हम विद्यालय की दूरी तय कर चुके हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से विद्यालय। आप देख सकते हैं यहाँ से मुड़ते हुए, यहाँ के ये रोड जो है वो हमारे जैन शिक्षकों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर लगातार हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं और मैंने भी एक्सीडेंट किया है यहाँ पर। और कभी मुर्गी दब जाती है, कभी कबूतर दब जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये गांव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये गांव बिल्कुल भी किसी भी टीचर को पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ के गांव वाले घर की साफ़ सफाई नहीं रखते और घर के सामने पानी गिराते हुए नज़र आते हैं। ये रास्ता काफ़ी लंबा है और जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। एक आध बस अगर और आ जाए तो आगे बढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई ट्रक या फिर कोई स्कूल की बस आ जाती है तो मुझे गांव वालों की मदद लेनी पड़ती है अगर मैं कार से अकेले आती हूँ। कभी कभी मैं स्कूटी से भी आ जाती हूँ। 3.5 घंटे से 4 घंटे का समय मुझे लग जाता है। यहाँ पर एक पैरा टीचर खड़े हैं, महेश गुप्ता, मैं इन्हें पहचानती हूँ। मैंने रुककर इन्हें गुड मॉर्निंग भी विश किया और मैं आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ से रास्ते संकरे हैं और अपने अभी कोरोना का समय है तो अपनी गाड़ी अगर ना हो तो यहाँ आना नामुमकिन सा लगता है, खासकर एक महिला शिक्षिका के लिए। ये देख रहे हैं कि अभी तक ये रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। एक छोटा सा गांव है और ये गांव जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमेशा गर्मी में भी पानी इसी तरह से गिरा रहता है। ये बारिश का पानी नहीं है, घर वालों ने पानी यहाँ जो गिराया है वही पानी है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम कुछ बातें और भी कर लें। चलकूशा जो हमारा जनसंख्या के हिसाब से 52,068 लोग यहाँ पर रहते हैं 2011 की गणना के अनुसार। यहाँ पर मेल की संख्या यानी कि पुरुषों की संख्या 26,952 है जबकि महिलाओं की संख्या 25,116 है। ये आंकड़ा गूगल से लिया गया है और हमारा खुद का नहीं है। अब देखिए ये गांव हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये गांव ख़त्म होते ही हमें मॉडल स्कूल जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉडल स्कूल है, थोड़ी दूरी है और हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर हम उस स्कूल को नज़दीक से देखेंगे तो हमारा समय जो है वो वेस्ट होगा क्योंकि हमारी मंजिल है चलकूशा। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में ये जो चलकूशा है वो पड़ता है और यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है। साक्षरता के हिसाब से महिलाओं का परसेंटेज 51.47% है जबकि पुरुष की जनसंख्या साक्षरता के हिसाब से 81.33 है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर हमेशा खाली ही नज़र आता है क्योंकि ये यहाँ लोग ज़्यादा पूजा पाठ
नहीं करते, या हो सकता है पहले कर लिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मंदिर हमेशा खाली ही रहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं। ये विधायक जी का स्कूल है, +2 स्कूल, छोटा नागपुर +2 विद्यालय है। और उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये है विधायक जी का घर, चटकरी मोड़। हमने बेड़ो कला पार करके चटकरी मोड़ की तरफ रुख किया। उस तरफ अगर हम जाते हैं, जो रास्ता आपको दिखा वो एमएलए साहब की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ रागडी स्कूल मिलता है। हम शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ते से हम स्कूल जल्दी पहुंचेंगे और हमें विद्यालय लेट नहीं पहुंचना है। चलिए एक पहुंचते पहुंचते एक शेर सुना दूं आपको। टेढ़े मेढ़े और पथरीले रास्ते पर चलकर, टेढ़े मेढ़े और पथरीले रास्ते पर चलकर हम चलकूशा के शिक्षक निभा रहे हैं अपना कर्तव्य, सब कंधे से कंधा मिलाकर सींच रहे हैं हर पत्ता पत्ता, डाली डाली दूर कर रहे हैं अशिक्षा की प्रणाली। चलकूशा एक बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के बिना हम लोग यहाँ के लोगों की कल्पना नहीं कर सकते। पहले हमारे विद्यालय में जनसंख्या कम थी पढ़ने वाले छात्रों की, लेकिन हमारे जाने के बाद प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर कुछ बच्चे हमारे इस विद्यालय में नामांकन करा चुके हैं। बरकट्ठा ब्लॉक है ये, और ब्लॉक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ ब्लॉक के सामने भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ झुंड लग रहा है। रियल वीडियो में तो ये झुंड काफ़ी लंबा था, 20 मिनट लगभग लग गए मुझे क्रॉस करने में, लेकिन हमने इसको काट दिया है ताकि आपको बहुत लंबा समय ना देना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये चलकूशा का हजारीबाग जाने और कोडरमा जाने का एकमात्र 2 ही बस है। एक हजारीबाग जाती है, एक कोडरमा, जो शिक्षकों के किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये बस सुबह 6 बजे हजारीबाग जाती है और शाम को वापस लौटती है, जबकि हमारे स्कूल के टाइम से ये पूरी तरह से विपरीत है। तो यातायात के हिसाब से चलकूशा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम शिक्षकों को सहूलियत हो। अपना खुद का जब तक कुछ भी साधन नहीं हो, या फिर दूसरे पुरुष शिक्षक की हेल्प ना लें, तब तक यहाँ पर जो है नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है। कई बार तो मैंने लीव विदाउट पे ले लिया है इस रास्ते को क्रॉस नहीं करने की वजह से, क्योंकि मुझे काफ़ी उन दिनों का मेरे पास कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और मैं बीमार पड़ गई थी इस रास्ते से। अब देख रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है चलकूशा, ये जो पिंक वाली बिल्डिंग है, हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा स्पीड हम लोगों ने किया है, और लगभग यहाँ से 3 स्कूल हमें मिलेंगे। एक शिक्षा निकेतन है जो यहाँ का प्रसिद्ध स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हॉली क्रॉस भी हमें आगे मिलेगा, एक छोटे सा मंदिर है जो हमारे स्कूल के ठीक सामने ही है, और आगे वाली गली जो है वो हॉली क्रॉस स्कूल से हमें मोड़नी है, और मोड़कर हम जाएंगे चलकूशा विद्यालय। आप देख सकते हैं ये है हॉली एंजल स्कूल, काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल है, और यहाँ के प्रिंसिपल भी काफ़ी अच्छे हैं, हमारी अच्छी जान पहचान है। आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से हमारी गाड़ी क्रॉस कर सके, और ये रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तो यहाँ पर एक भी सड़क नहीं थी हजारीबाग से लेकर चलकूशा तक के लिए। ये देखिए कुछ गड्ढे हैं, और इन गड्ढों को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर गाड़ी हमारी अटक गई है गड्ढे में, और काफ़ी मुश्किलों से आगे बढ़ रही है, रुक गई हमारी कार। कोई नहीं, उसे स्किप कर देते हैं उसको। तालाब से होते हुए हम चलकूशा विद्यालय पहुंच गए हैं, और काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा है, और ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ की यही बात है। लेकिन फिर भी जो है हमें अपना विद्यालय बहुत प्यारा है। चलकूशा आने में जो कठिनाई का सामना हम करते हैं,
यहाँ के बच्चों से जो प्रेम मिलता है हमें, बच्चे आते ही हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं और हमारा हाल चाल पूछते हैं। उनका हाल चाल पूछते ही हम जो है अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं और अपने रोज़ के कार्यों में लग जाते हैं। काफ़ी खुशी होती है इन बच्चों की दयनीय स्थिति है। कुछ बच्चे तो यहाँ मिड डे मील खाने के लिए सिर्फ आते हैं और उन बच्चों को हमारे हेड मास्टर जो है वो काफ़ी प्यार और सम्मान देते हैं। हमारे इस विद्यालय के कैंपस में आज काफ़ी सूनापन नज़र आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ टीचर्स आए हुए हैं और वो अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा आदर और सम्मान के योग्य होता है। ऐसे ही ज्ञान के एक धनी व्यक्ति से आज हम रूबरू होंगे। उत्क्रमित उच्च विद्यालय चलकूशा के प्रधानाचार्य मोहम्मद नौशाद सर, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो आज मोहम्मद नौशाद जी से हम ये जानना चाहेंगे कि इनका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद, मैं एमए तक शैक्षणिक योग्यता रखता हूँ, पर शैक्षणिक योग्यता मेरी बीएड है और मैं 2015 में उत्क्रमित उच्च विद्यालय चलकुशा जी सर हजारीबाग ज़िले के एक दूरवर्ती क्षेत्र में पदस्थापित हुआ हूँ और यहाँ के जो वातावरण है वह एक अन्य जगहों के अपेक्षा कुछ अलग है। जी सर, हम मोहम्मद नौशाद हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनको महसूस हुआ जब इन्हें स्कूल में प्रवेश करते ही पदभार संभालना पड़ा। सर, आपको कैसा महसूस हुआ, अपनी फीलिंग हमें बताएं। जब हम 2015 में यहाँ पदस्थापित हुए तो यह विद्यालय 1 to 10 एक ही प्रभारी के अंतर्गत चल रहा था। जी सर। और हम लोग जब आए यहाँ पर तो 9 से 10 तक का शिक्षक कहलाए, माध्यमिक शिक्षक कहलाए। जी सर। और यह एक अलग विभाग है। हाँ सर। 1 to 8 से एक अलग है। इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी थी, क्योंकि हम लोगों के लिए एक अलग से क्लासरूम की व्यवस्था नहीं थी। जी सर। और इसको हम लोग अलग करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। भवन बना हुआ था लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या लोकेशन बिल्कुल अलग था। अब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें आप भी शामिल हैं मैम, आप भी हमारे साथ ही ज्वाइन किए हैं। जी सर, हमने अपने प्रधानाध्यापक से जाना कि इनिशियल स्टेज में जब हमने इस विद्यालय में ज्वाइनिंग की, काफ़ी दूर पोस्टिंग होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, विद्यालय से आपके घर की दूरी कितनी है, और जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर आते हैं उनको किस प्रकार से यातायात की सुविधा यहाँ मिलती है और किस प्रकार से उन्हें कठिनाई आने जाने में करनी पड़ती है, क्योंकि ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय है और उत्क्रमित उच्च विद्यालय जितने भी हैं सभी जो हैं वो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। जैसा कि मैम हमारा पैतृक जिला जी सर। चतरा जिला हुआ। हाँ सर। और वहाँ से विद्यालय के दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। जी सर। और बाकी हमारे सहयोगी लोग जो हैं वो लगभग हजारीबाग ज़िला से हैं, और हजारीबाग के ज़िले से इस विद्यालय की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। कुछ सहयोगी हमारे दूर से भी हैं, केरेडारी से आते हैं, विष्णुगढ़ से आते हैं। केरेडारी का दूरी भी लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो साधन है रहा हजारीबाग टू चलकुसा, वह बहुत ही पुअर, नहीं के बराबर है। हमारे सहयोगियों का और मुझे भी फर्स्ट स्टेज में आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तो रूट बस का नहीं है। जी सर। एक ट्रेन रूट से हम लोग को आना पड़ता है, वो कोडरमा ज़िला आइए, कोडरमा से फिर आप हजारीबाग के ज़िला में प्रवेश कीजिए। ये भी ट्रेन का जो रूट है वह भी एक ट्रेन, सिंगल ट्रेन चलती है। जी सर। इसमें भी काफ़ी परेशानी का उठाना पड़ा हम लोगों को फर्स्ट स्टेज में। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो रहने की भी एक परेशानी हुई। हमारे साथ आप भी ज्वाइन की हैं मैम, उसके साथ में भी 2 हमारी महिला शिक्षिका भी ज्वाइन की। उन लोगों को और हम लोग से ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ा। और इसका आप सबूत भी हैं कि हम लोग कैसे मिल के जी सर नेशनल हाईवे रोड को पहुंचते थे, फिर वहां से ऑटो पकड़े या बस पकड़े, उसके बाद हम लोग हजारीबाग की ओर, वो भी साप्ताहिक जाना में। बाकी तो हम लोग को यहीं पे रहना है। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर आपकी बातें सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। हम उन हालातों से गुज़रे हैं जनाब, जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम तोड़ देता है। चलकुशा विद्यालय के शिक्षक किसी से भी कम नहीं है। सर कभी कभी ऐसा होता है कि डी ऑफिस या पदाधिकारियों की तरफ से एक चेतावनी दी जाती है कि अगर अच्छे काम आप नहीं करेंगे तो आपको चलकुशा भेज दिया जाएगा। तो ये व्यंग क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये काफ़ी जिला मुख्यालय से दूर है और संसाधन की कमियां हैं इस ब्लॉक में, इसलिए एक बैंक के तौर पे बोला जाता है कि अगर आपने बेहतर कार्य नहीं किया तो आपके ट्रांसफ़र या अन्य आपको चलकुशा भेज दिया जाएगा। फिर भी हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस दूरी और कम संसाधन के बावजूद भी अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। सर अगला प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चलकुशा उच्च विद्यालय जो कि अब +2 है, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो इस विद्यालय को बाकी विद्यालयों से अलग करती है? जी मैम, पहला तो ये है कि हमारा जो विद्यालय है +2 उच्च विद्यालय चलकुशा, यह ब्लॉक मुख्यालय में अवस्थित है। जी सर। और ब्लॉक मुख्यालय में अवस्थित होने के कारण शैक्षणिक माहौल से ब्लॉक लेवल का जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वह हमारे विद्यालय में होता है। हमारे विद्यालय में अन्य विद्यालयों के अपेक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन लगभग पूर्ण है। जी सर। हमारे विद्यालय में 6 to 12 की जो पढ़ाई होती है वह योग्य शिक्षक, विषय विशेषज्ञ शिक्षक और निगरानी की जहाँ तक की बात है तो वह सीसी कैमरे के दायरे में भी हो रही है। और हम लोगों के स्तर से एक प्रभारी प्रधानाध्यापक होने के नाते
जी सर। जो बच्चों को मिलना चाहिए गाइडलाइन हमारे शिक्षकों के द्वारा, उनकी निगरानी में हम खुद ही तत्पर रहते हैं। उसमें आप भी हैं मैम, आप भी अपने स्तर से बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रही हैं। हमारे विद्यालय में पंचायत लेवल का पुस्तकालय है जो सर। अन्य विद्यालय में नहीं है। नहीं है, सही है। हमारे विद्यालय मुख्यालय में अवस्थित है। यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास। इन विकासों में सुपरतो फुटबॉल कप जी सर। जो ब्लॉक लेवल का होता है वह हमारे विद्यालय में होता है, और इस ब्लॉक लेवल का सुब्रतो कप का ऑर्गेनाइज भी हमारी देखरेख में होती है। यहाँ पर मैट्रिक लेवल का परीक्षा केंद्र भी बनाया जाता है जो अन्य विद्यालय में नहीं बनाया जाता है। यहाँ अन्य विद्यालय की अपेक्षा शैक्षणिक माहौल को बनाने में हमारे सभी शिक्षक अधिक रुचि रखते हैं। जी सर। तो जैसा कि आपने सुना कि अति पिछड़ा ग्रामीण इलाका होने के बावजूद भी चलकूषा उच्च विद्यालय में हर तरह की सुविधाएं देने की पूरी तैयारी हमारे प्राचार्य प्रधानाध्यापक मोहम्मद नौशाद के द्वारा पूरी की जाती है, और हम किसी से भी कम नहीं हैं। सर, नेक्स्ट हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के समय में जब पूरी तरह से हमारा विद्यालय बंद है, लॉकडाउन है, तो बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं, और क्या बच्चों को पूरी तरह से सुविधा मिल पा रही है, पढ़ाई उनकी जारी है, कंटिन्यू किस प्रकार से है? जी देखिए, अभी वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया अस्थिर हो गया है, फिर भी बच्चों की शैक्षणिक माहौल लगातार बना रहे और मिलता रहे, इसके लिए हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अपना वर्क कर रहे हैं। जैसा कि सरकार DigiSat के तहत बच्चों को कंटेंट भेज रहे हैं। हमारे विद्यालय में 10 ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जी सर, जिसमें सरकार के द्वारा भेजी गई कंटेंट हम लोग भेजते हैं ग्रुप में। जी सर। हमारे शिक्षक, जिसमें आप भी हैं, आप भी इंग्लिश की कंटेंट बना रही हैं, बच्चों को भेज रहे हैं आप। बच्चे उस कंटेंट को देखते हैं, समझते हैं। जहाँ नहीं समझ में आया वह बच्चे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक से कांटेक्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं। और हमारे सभी शिक्षक 1 to 12 वर्गवार, विषयवार जी सर, ये अपना एक गूगल मीट के द्वारा या जूम के द्वारा जिन शिक्षकों को जो नेटवर्क अपना कवरेज कर पा रहे हैं, और बच्चों इसमें अपना गूगल मीट से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार अपना कंटेंट बना रहे हैं, जी सर, बच्चों को भेज रहे हैं। बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से अपना साप्ताहिक टेस्ट भी दे रहे हैं। हमारे टीचर साप्ताहिक क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑनलाइन कॉपी करेक्शन हो रहा है। ये सारी सुविधाएं हमारे विद्यालय
हमारे सहयोगी मिलकर बच्चों को कहीं शिक्षा से गैपिंग ना हो जाए, इसके लिए पूरी तरह से अपनी तत्परता दिखा रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने जाना कि हमारे इस विद्यालय में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई है। हर शिक्षक यहाँ पर भरपूर अपना योगदान दे रहे हैं ताकि बच्चों का शिक्षा सुचारू रूप से चलता रहे और हर समस्याओं से जूझते हुए, हर चुनौतियों को पूर्ण करते हुए यहाँ के विद्यार्थी पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लग्न हैं। यहाँ ना सिर्फ पढ़ाई होती है बल्कि साप्ताहिक टेस्ट भी होते हैं और टेस्ट के माध्यम से बच्चों को रैंक भी दिया जाता है और इनकी कॉपियाँ ऑनलाइन ही चेक होती हैं। सर, नेक्स्ट हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दूरदर्शन और DG7 जो पीरामल फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कंटेंट भेजा जा रहा है, उनसे बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है? ये दूरदर्शन और DG7 में जो कंटेंट आ रहा है वह बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है और अभी तक DG7 के माध्यम से ही बच्चे अपना शिक्षण को पूरा कर रहे थे। जी सर। और दूरदर्शन के माध्यम से भी वो अपनी जानकारी को बढ़ा रहे थे। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जहाँ पे यह विद्यालय अवस्थित है, नेटवर्क का पुअर प्रॉब्लम है। फिर भी यहाँ सभी बच्चों के पास टीवी नहीं है जो दूरदर्शन का लाभ उठा सके। जी सर। हम लोग शिक्षक के सहयोग से मुखिया चेमली देवी से संपर्क किया और एक सुझाव हम लोग दिए कि मैडम, ये DG7 या टीवी के माध्यम से जो हम लोगों का पढ़ाई चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे छूट जा रहे हैं, तो आप एक सार्वजनिक स्थल, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो या पंचायत भवन हो, वहाँ पे एक टीवी लगाने का प्रयास कीजिए और वहाँ बच्चे जिनके यहाँ टीवी की सुविधा नहीं है वह बच्चे वहाँ पे जाएं और सामाजिक दूरी बनाते हुए वह दूरदर्शन का लाभ ले। चेमली देवी मुखिया इस प्रस्ताव को मंजूर किए हैं और बहुत जल्द ही हैसोवा टीवी लगाने के प्रयास में है। तो बहुत ही सराहनीय कदम हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा उठाया गया कि इन्होंने मुखिया चेमली देवी से बात की और उन्होंने सामाजिक रूप दूरी बनाते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सार्वजनिक तौर पर एक टीवी लगाने के लिए प्रस्ताव रखा, जो कि अभी प्रोसेस में है। तो आने वाले समय में बच्चों को ये लाभ भी मिलेगा और बहुत ही सराहनीय कदम है ये, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो सर, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन होगा कि कोरोना के इस काल में जब सरकार के द्वारा मिड डे मील चल रहा है, वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो अभी इस कोरोना के काल में वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है ताकि बच्चों को मिड डे मील मिल सके? देखिए, ये वैकल्पिक व्यवस्था सरकार 1 to 8 के लिए एक राइट है। जी सर। जो बच्चे नामांकित हैं विद्यालय में उनको भोजन बना हुआ मिले, लेकिन ये कोरोना काल में बच्चों को एक जगह नहीं आना है और विद्यालय पूर्णतः बंद है। इस स्थिति में सरकार 1 to 5 और 6 to 8 में जो बच्चे नामांकित हैं जिस विद्यालय में, वहाँ के लिए प्रतिपूर्ति भत्ता अर्थात राशि दी जा रही है और चावल का भी वितरण किया जा रहा है। जी सर। और अभी तक हमारे विद्यालय में 1 to 5 और 6 to 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए
चावल मुहैया करा दी गई है जी सर। और राशि भी दे दी गई है। इससे बच्चे को ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम विद्यालय से कटे हुए हैं, तो हमारी है सो जो विद्यालय में उपलब्ध था भोजन वह नहीं मिल पाए। सरकार ये योजना लागू किया कि उनको है सो प्रतिपूर्ति भत्ता के रूप में चावल और राशि मुहैया करा दिया जाए, जो हमारे विद्यालय बच्चों को दे दिया है। जी, जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई है और हमारा विद्यालय किसी भी विद्यालय से कम नहीं है, इन्होंने प्रतिपूर्ति भत्ता हर घर में हर बच्चों को पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा है और किसी भी बच्चे को मिड डे मील से वंचित नहीं रखा गया है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट सवाल है सर आपसे कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट यहाँ का हमेशा से शुरू से ही 2015 से ही बेहतर रहा है, तो इसका कारण क्या है सर? आप हमें कुछ बताने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा कौन सा जादू आपने किया कि पूरी तरह से यहाँ का रिजल्ट हर साल बेहतर होता है पहले साल की तुलना में? देखिए मैम, इसमें हमारा व्यक्तिगत बहुत प्रयास नहीं है, आप लोग की सहयोग। हमारे यहाँ लगभग सभी विषय का जी सर विशेषज्ञ मौजूद हैं और उन विषयों का बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बच्चे भी जिज्ञासा से मेहनत कर रहे हैं। हमारे शिक्षक रूटीन वाइज पढ़ा रहे हैं। जी सर। वीकली टेस्ट ले रहे हैं, मंथली टेस्ट ले रहे हैं। जो पोर्शन बच्चा का पीछे चल रहा है उस पर रिव्यू हो रहा है और सभी शिक्षक उसमें कंटिन्यू लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाए कुछ दिन, उसका पाठ्यक्रम पीछे हुआ, तो हमारे शिक्षक ऑफिस में बुला के उन बच्चों का पाठ्यक्रम को पूरा किए। तो ये स्वाभाविक है कि जब हमारे योग्य शिक्षक हैं जी सर और पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं तो हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। और बच्चे भी काफ़ी मेहनत की, ये तो बच्चे का श्रेय है। हम लोग तो सिर्फ गाइडलाइन दिए, बच्चे मेहनत किया और उसका परिणाम आपके सामने है। जी सर। सर, ये आपका बड़प्पन है कि आपने सारा श्रेय बच्चों को दिया है, लेकिन एक जो प्रधानाध्यापक होता है वो एक स्तंभ होता है, उसके बिना एक पत्ता भी स्कूल का नहीं हिल सकता। तो आपका उसमें भरपूर योगदान रहा है। सर, हम आगे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी विषय का शिक्षक जलकूशा विद्यालय में नहीं है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था आप किस प्रकार से करते हैं? ये बात भी सही है कि हमारे विद्यालय में साइंस के टीचर नहीं है। जी सर। मैथ के टीचर नहीं है। जी सर। उसके बावजूद बच्चे 100 में 100 ला रहे हैं। 100 में 100 मैथ में देखिए पिछले ईयर का इसी ईयर का 2020 का जी सर आपका आमिर है या अजय पंडित है, पिछले ईयर में पूजा कुमारी थी, मैथ में 100 में 100 लाया। इसका रीज़न रहा कि हमारे रामेश्वर सर जो इकोनॉमिक्स के पोस्ट पे बहाल हुए, जी सर, वो मैथ पढ़ा रहे हैं, अपना सिलेबस को कवर करते हुए भी मैथ पढ़ा रहे हैं। हमारे सुभानी सर उर्दू पढ़ा रहे हैं, उनका उर्दू में 100% रिजल्ट है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उनको पॉलिटिकल साइंस दे दी। जी सर। आप पढ़ाइए, वहाँ भी वो 100% रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये हमारे शिक्षकों का काबिलियत है कि अपने सब्जेक्ट के बावजूद भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को, जहाँ हमारे टीचर नहीं हैं, उस सब्जेक्ट को भी भरपाई कर रहे हैं। एक नाम सर शायद आप भूल रहे हैं, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, जितेंद्र हाँ, जितेंद्र सर, सॉरी, हाँ जितेंद्र सर भी देखिए वो एक कॉमर्स के टीचर हैं। जी सर। और वो साइंस के सब्जेक्ट लिए हैं, साइंस में भी 100% रिजल्ट वो दे रहे हैं। बिल्कुल। कॉमर्स में अपना सब्जेक्ट में दे ही रहे हैं और साइंस में भी दे रहे हैं। काफ़ी मेहनत उन्होंने भी किया है। सर, एक पर्सनल सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चलकूशा इतना ग्रामीण इलाका है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक महिला शिक्षिका इसमें से मैं भी हूँ, जो कि इस परेशानियों और चुनौतियों को 5 साल से पूरी करती आ रही हूँ। तो
आपको क्या लगता है कि स्थानांतरण नीति में जो चलकूषा को जोन 2 में रखा है वो कहाँ तक जायज है? देखिए, दूरी के हिसाब से अगर माना जाए तो ये जोन 5 में होना चाहिए। जी सर। लेकिन सरकार की जो मापदंड है वह ब्लॉक से लिया है। और दुर्भाग्य हम लोग का ये है कि दूरी 90 किलोमीटर जिला से हम लोग तय करते हैं, लेकिन ब्लॉक से दूरी हमारे ½ किलोमीटर में है। जी सर। संसाधन आने जाने का, चाहे लाइट का जो भी प्रॉब्लम है वह ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति से यहाँ मिलता है। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम जोन 2 में रखे गए हैं और स्थानांतरण नीति में हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आशा हमारे सारे सहयोगी, यहाँ तक कि मैं भी लगा कर रखा था कि अगर 5 साल हम लोग पूरा कर चुके हैं, स्थानांतरण हम लोग का हो जाएगा। लेकिन ये जोन 2 के मैटर आने पर ऐसा हमको दिखाई नहीं देता है कि स्थानांतरण हमारा जोन 1 में होगा, जो मुख्यालय के नज़दीक जा पाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। जी सर। तो आपने जाना कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमें जोन 2 में बांट दिया गया है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया इस पर विचार करें कि चलकूषा को जोन 2 में रहते हुए हमें थोड़ा रियायत दिया जाए। ये मेरा खुद का विचार है। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने इस इलाके में जहाँ गाड़ी की सुविधा नहीं है, तो क्या कभी कोई पदाधिकारी या कोई शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया क्या कभी इस विद्यालय में आई हैं? क्या उन्होंने विजिट किया यहाँ? देखिए, 2015 से जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय 2020 में, जी सर, इसी साल, इसी वर्ष आई हैं, विजिट किए हैं। और शिक्षा का ही एक कड़ी है जो हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं। जी सर। जो सप्ताह में, महीना में उनका विजिट होता है। तो ये कहा जा सकता है कि दूरी होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग इसमें अपनी उत्साह हम शिक्षकों के प्रति, बच्चों का निरंतर देख रेख अफसर के द्वारा किया जा रहा है। और मैं संतुष्ट हूँ कि अगर इतनी दूरी होने के बावजूद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया हमारे विद्यालय में आए, ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। जी सर, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारे आने से पहले सर शायद मनीष रंजन सर भी यहाँ पर आए हुए हैं। शायद हम लोग सुने हैं। हाँ, कि आए थे सर। जी सर। डीसी महोदय। जी सर। तो पदाधिकारी महोदया या फिर कोई भी ऑफिसर जो होते हैं वो कभी भी गांव और शहर में भेदभाव नहीं करते। चलकूषा भी लगातार पदाधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया यहाँ पर आ चुकी हैं और हमारे इस विद्यालय को सम्मानित भी कर चुकी हैं कि हमारा कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो नेक्स्ट सर, हम जानना चाहेंगे कि जो गर्ल्स एजुकेशन है, जो लड़कियों की शिक्षा है, वो सुचारू रूप से चलकूषा में भी चलता रहे, उसके लिए आप क्या अलग से कोई ऐसा मोटिवेशनल कोर्स करवाते हैं? या फिर क्योंकि जब मैं यहाँ पर ज्वाइन की थी तो मैंने देखा था कि छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो इस प्रकार से क्या आपने मोटिवेट किया यहाँ आने के बाद? बिल्कुल, ग्रामीण परिक्षेत्र है, खास करके लड़कियों को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ा। जी सर। और इसमें आप भी हैं कि अपने स्तर से जब भी हम लड़कियों का ग्रुप बनाएं, उसका लीडर आपको रखे। जी सर। कि व्यक्तिगत रूप से उनको मोटिवेशन किया जाए। और हम लोग सरकार के द्वारा दिया गया गाइडलाइन, हमारे विद्यालय में लड़कियों के लिए कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। हम लोग अपने स्तर से लड़कियों को प्रेरणा रूप कहानियाँ सुनाते हैं कि आज देखिए कि लड़कियों भी है सो हर एक क्षेत्र में आगे है, आप लोग भी मेहनत कीजिए
आगे बढ़िए, इसमें कहीं भेदभाव की बात नहीं है। और अपने स्तर से भी जो भी लड़कियों को प्रॉब्लम हुआ हमारे विद्यालय में शैक्षणिक दृष्टि से, वह अपने स्तर से हम दूर करने का कोशिश किए हैं। जी सर, तो आपने जाना कि किस प्रकार से गर्ल्स एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए भी हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया है और इन्होंने अपने विद्यालय को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। सर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस साल विद्यालय में कितने छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ है और कितनों का नामांकन चल रहा है, और क्या पुस्तकें जो यहाँ से वितरित की गई हैं, तो उन सारी बातों के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत ही खुशी की बात है कि जब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए जी सर, तो उस समय लड़कियों का नामांकन कम था। आपका प्रयास, हम लोगों का प्रयास जी सर, रंग लाया और आज का डेट में जो है हमारे विद्यालय में 1 to 12 850 बच्चे नामांकित हैं और 11 में और 9 में नामांकन जारी है। जी सर, 1 to 8 का भी नामांकन जारी है, लेकिन विशेषकर 9 और 11 का नामांकन जारी है। 850 नामांकित में लगभग 500 से एभव बच्चे हमारा लड़कियां ही हैं। लड़कियों का ही नामांकन ज़्यादा है। वाह, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए यहाँ के ग्रामीण जागरूक हुए हैं और लड़कियों की संख्या इस विद्यालय में बहुत ज़्यादा है। तो सर, नेक्स्ट हम ये जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति जो अभी लागू होने वाली है, उससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को या हमारे विद्यालय के बच्चों को किस प्रकार से लाभ मिल पाएगा? इस नई शिक्षा नीति में बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा मैम। जी सर। देखिए, जो हम लोग शिक्षा नीति लागू था वह पुराना नीति थी। 30-40 साल का पहले का नीति पे हम लोग काम कर रहे थे। जी सर। लेकिन अभी जो नीति आई है उसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास और पढ़ाई का बोझ, सर्वांगीण विकास किया और पढ़ाई का बोझ को कम किया और बच्चों को सब्जेक्ट चुनने का स्वतंत्रता मिल गई। जी सर। पहले ये चीज़ नहीं था, अभी वर्तमान के समय में ये चीज़ नहीं है। जी सर। बच्चे को एक बांध दिया जाता था कि आपको मैट्रिक पास करना है तो ये सब्जेक्ट लेना है, आईए पास करना है तो ये सब्जेक्ट लेना है। अब वैसा नहीं है, अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। जी सर। और बोर्ड का जो बोझ है वो हटा दिया गया है और सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। इससे बच्चों को सर्वांगीण विकास के साथ साथ कौशल का विकास और रोजगार सृजन का विकास भी होगा। जी सर, तो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा ये जो हमारा सर्वांगीण विकास बच्चों का है वो बहुत ज़्यादा होगा और नई शिक्षा नीति हमारे लिए लाभप्रद है। तो सर, एक अंतिम सवाल कि शिक्षक दिवस आने वाला है और लॉकडाउन में कुछ भी होने वाला है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा मैसेज हमारे शिक्षकों के लिए और शिक्षक से जुड़े शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए भी वो संदेश आप दें कुछ। देखिए, एक समय था कि जब शिक्षक दिवस आता था तो हम शिक्षकों के लिए तो गर्व की बात है ही। जी सर। और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हुआ करते थे। जी सर। लेकिन ये वैश्विक महामारी में सारे लोगों का खुशी छीन गया है। फिर भी मैं शिक्षकों के साथ साथ उन प्यारे प्यारे बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी, हमारे बच्चे मेहनत से पढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाएं और मैं उन लोगों का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। जी, तो सर, आपने हमारे इस चैनल को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो आज आपने उत्क्रमित उच्च विद्यालय चलकूशा के प्रधानाध्यापक मोहम्मद नौशाद से मुलाकात की। अगर आपको ये मुलाकात अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट में हमें ये बताएं कि आगे आप किन से मिलना चाहते हैं। धन्यवाद।